लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, Arkansas Spine and Pain, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ारत दाखिला का मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमलों में पाकिस्तानी मुदाखलत का बयान मुस्तरद करते हुए खबरदार किया कि भारत पाकिस्तान मुखालिफ झूठे प्रोपेगेंडे से बाज रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फौजी अड्डों के मामले पर अमेरिका को दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि 70,000 जानों की कुर्बानी दी, फिर भी हमें दोगलेपन का ताना देंगे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का बंद कमरा इजलास आज होगा, जिसमें अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर समेत मुतालिक उमूर से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से अमवात में इजाफा होने लगा और कोविड के बायस मजीद 40 अफराद जान की बाजी हार गए। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने ऐलान किया कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में कागजात रखने वाले जिन अफराद के घर गिराए गए इन्हें जमीन देंगे। बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में करोड़ों रुपए की मुबैना खटबट का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर आला मुआयना टीम के हुक्काम ने बताया कि बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक अफसर ने पाकिस्तान सिटीजन कॉम्प्लीमेंट पोर्टल पर दस्तावेजात के साथ चेयरमैन BDA अकबर लौशारी समेत 6 ऑफिसर्स पर जाली कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के दाम पर तनख्वाहें वसूल करने के इल्जामात आयद किए हैं। अमेरिका के साबिक वज़ीर दिफा डोनाल्ड रम्सफील्ड 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अमेरिका के महकमा दिफा पेंटागन ने कहा कि अमेरिकी फोर्सेस पर रॉकेटों के हमले इस मलेशिया की जानिब से किए गए थे, जिसे ईरानी सरपरस्ती हासिल है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने LPG की कीमत में इजाफा कर दिया। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 222 रुपये 28 पैसे महंगा कर दिया गया। ईरान ने कोरोना की दूसरी मुकामी वैक्सीन लॉन्च कर दी। वजारत सेहत की जानिब से इस वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत मिल गई। पाकिस्तान टेलीविजन के सीनियर तरीन आर्टिस्ट जनाब मोहम्मद अनवर इकबाल बलोच का आज रज़ा इलाही से इंतकाल हो गया। मारूफ अदाकार हमजा अली अब्बासी ने बचपन की पसंद और प्रपोजल से मुताल्लिक गुफ्तगू की और मुद्दाओं से बातें शेयर की। दुनिया भर में मकबूल तरीन मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने एक और नया जबरदस्त फीचर लॉन्च करवा दिया। फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए टीम में शामिल न करने पर खामोशी तोड़ दी। रूसी दारुल हुकूमत ने बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई तो एक शहरी ने शाहरा को स्विमिंग पूल समझकर सैलाबी पानी में तैराकी शुरू कर दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ारत दाखिला का मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमलों में पाकिस्तानी मुदाखलत का बयान मुस्तरद करते हुए खबरदार किया कि भारत पाकिस्तान मुखालिफ झूठे प्रोपेगेंडे से बाज रहे। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज की जानिब से भारतीय वज़ारत दाखिला के मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमलों में पाकिस्तानी मुदाखलत के बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि जी किशन का पाकिस्तान पर ड्रोन हमले में मुलविस होने का बयान मनगढ़ंत है। जाहिद हफीज का कहना था कि बगैर किसी सबूत भारतीय सरकार ने एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की है। ये भारतीय हुकूमत, भारतीय मीडिया की पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम की एक और मिसाल है। भारत का वतीरा है कि अंदरूनी मामलात में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के जरिए तवज्जो हटाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में जद्दोजहद आज़ादी से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इल्ज़ाम लगाता है। इल्ज़ाम साबित करते हैं कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पाकिस्तान को बदनाम कर सकता है। इनका कहना था कि भारत में सियासी नाकामी छुपाने इंतखाबात जीतने के लिए हमेशा पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल किया गया। मुतालबा है कि भारत पाकिस्तान मुखालिफ झूठे प्रोपेगेंडे से बाज रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फौजी अड्डों के मामले पर अमेरिका को दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि 70,000 जानों की कुर्बानी दी, फिर भी हमें दोगलेपन के ताने देंगे।
کیا ہماری قربانی تسلیم کی گئی؟ امریکہ کے ڈو مور پر وزیر اعظم نے نو مور کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم امن میں تو اتحادی ہو سکتے ہیں، کسی تنازع میں نہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ کی جنگ میں کہتا تھا کہ ہمارا اس سے کیا تعلق، میں کہتا تھا کہ القاعدہ افغانستان میں موجود ہے، پاکستان میں نہیں، ہمارا کیا کام ہے کہ کسی اور کی جنگ میں شامل ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میٹنگ ہوئی، کہا گیا کہ امریکہ بڑا ناراض ہے، امریکہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہم نے پرانی جنگ میں 70-60 جانوں کا نذرانہ پیش کیا، امریکہ کی جنگ میں شامل ہو کر حماقت کی، ہمیں حکم کیا کہ چند سو لوگوں کے پیچھے اپنی افواج بھیجیں، ہماری فوج قبائلی علاقوں میں گئی تو قبائلی علاقوں کے لوگوں نے نقل مکانی کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے طالبان خان کہا گیا، کبھی سنا کہ دوست اپنے ملک میں بمباری کر رہا ہو، ایک طرف ہمارے پاکستانیوں پر بمباری، دوسری طرف ہم پر تنقید۔ امریکہ کی جانب سے اسامہ کے خلاف ایبٹ آباد میں آپریشن کیا گیا، جتنی ذلت اوورسیز پاکستانیوں نے اٹھائی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی، دنیا اس کی عزت نہیں کرتی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری قربانیوں کی تعریف کی گئی، 70,000 جانوں کی قربانی دی گئی، پھر بھی ہمیں دوگلے پن کے تانے دیے گئے، افغانستان میں بھی ناکامی کا ذمہ دار ہمیں ٹھہرایا گیا۔ فوجی اڈوں پر کہتا ہوں کہ کیا ہماری قربانی تسلیم کی گئی، ہم امن میں تو اتحادی ہو سکتے ہیں، کسی تنازع میں نہیں۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس آج ہوگا، جس میں افغانستان، بھارت اور مقبوضہ کشمیر سمیت متعلق امور سے آگاہ کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس آج 3 بجے ہوگا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ DGISI پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کریں گے، جبکہ پارلیمانی جماعتوں کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس میں DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید شرکا کو بریفنگ دیں گے۔ اجلاس میں ملک کی داخلی صورتحال سمیت افغانستان، بھارت اور مقبوضہ کشمیر سے متعلق امور پر بریفنگ دی جائے گی، جبکہ امریکہ کی جانب سے فضائی اڈوں کے مطالبے اور خطے کے امور کا بھی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ یاد رہے گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی میں امریکہ کے ڈو مور پر نو مور کا دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جنگ کا حصہ بن کر 70,000 جانیں قربان کر دیں۔ اڈے مانگنے والے امریکہ نے کیا ہماری قربانی تسلیم کی، الٹا ہمیں دوگلے پن کے تانے دیے اور افغانستان میں اپنی ناکامی کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم امن میں تو اتحادی ہو سکتے ہیں، کسی تنازع میں نہیں، اپنی خود مختاری اور سالمیت پر سمجھوتا نہیں کرنا۔ امریکہ کی جنگ میں کہتا تھا کہ ہمارا اس سے کیا تعلق، میں کہتا تھا کہ القاعدہ افغانستان میں موجود ہے، پاکستان میں نہیں، ہمارا کیا کام ہے کسی اور کی جنگ میں شامل ہو۔ پاکستان میں عالمی وبا کرونا سے اموات میں اضافہ ہونے لگا اور کووڈ کے باعث مزید 40 افراد چاند کی بازی ہار گئے۔ پاکستان میں کرونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 46,145 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,037 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے 40 افراد انتقال بھی کر گئے۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.2% رہی۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 22,321 ہو گئی اور مجموعی کیسز 9,58,408 تک جا پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 836 مریض کرونا سے صحتیاب بھی ہوئے ہیں، جس کے بعد مجموعی طور پر صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 9,04,320 ہو گئی ہے، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 31,766 ہے۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے اعلان کیا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن میں کاغذات رکھنے والے جن افراد کے گھر گرائے گئے انہیں زمین دیں گے۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ اگر اسلام آباد کے امرا کی عمارتیں نہیں گرائی جاتی تو کراچی کے غریب عوام کو بھی ریلیف ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت ان لوگوں کو زمین دے گی جن کی عمارتیں کاغذات ہونے کے باوجود گرائی جا رہی ہیں۔ ایک آزاد کمیشن اس حوالے سے فیصلہ کرے گا۔ اس سلسلے میں ہمیں وفاقی حکومت سے کوئی امید نہیں ہے۔ واضح ہے کہ گجرنالہ اور انگی ٹاؤن پر تجاوزات کے دوران آپریشن میں لیز گھر گرائے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے، جبکہ سپریم کورٹ میں شاہراہ فیصل پر واقع نسلہ ٹاور کو بھی مسمار کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں کروڑ روپے کی مبینہ خربٹ کا انکشاف ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ معینہ ٹیم کے حکام نے بتایا کہ بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سابق افسر نے پاکستان سٹیزن کمپلیمنٹ پورٹل پر دستاویزات کے ساتھ چیئرمین BGA اکبر لاشاری سمیت 6 افسر پر جعلی کانٹریکٹ ملازمین کے نام پر تنخواہیں وصول کرنے کے الزامات عائد کرتے ہوئے شکایت درج کرائی تھی۔ صوبائی حکومت کی ہدایت پر وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کے 2 رکنی کمیٹی نے ان الزامات کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ کمیٹی نے نامزد افسران کو تفتیش کے لیے جمعرات کو دوبارہ طلب کر لیا۔ یہ افسران 17 جون کو بھی تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ CMIT کے ممبران عبدالقدوس منگل اور غلام دستگیر پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹی نے BGA سے دستاویزات اور ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ نظر ڈالتے ہیں عالمی منظرنامے پر۔
अमेरिका के साबिक वजीर दिफा डोनाल्ड रम्सफेल्ड 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। डोनाल्ड रम्सफेल्ड साबिक सदर जॉर्ज बुश जूनियर के दौर में वजीर दिफा थे। इनके दौर में अफगानिस्तान और इराक जंग का आगाज किया गया था। ख्याल रहे कि इराक के अबू गरीब जेल और खलीज गवांतानामो में कैदियों पर बेहमाना तशद्दुद के वाक़यात के सबब रम्सफेल्ड को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। अमेरिका के साबिक वजीर दिफा डोनाल्ड रम्सफेल्ड 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। अमेरिका के महकमा दिफा पेंटागन ने कहा कि अमेरिकी फोर्सेस पर रॉकेटों के हमले इस मलेशिया की जानिब से किए गए थे जिसे ईरानी सरपरस्ती हासिल है। पेंटागन ने प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी ने बताया कि हम इस मफरूज़े पर काम कर रहे हैं कि वो रॉकेट ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशियाओं या मलेशिया ने फायर किए, लेकिन ये हम वाज़ेह तौर पर नहीं कह सकते। दाइश के खिलाफ नस्लवाद इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स के तर्जुमान कर्नल वाइन ने मंगल के रोज ट्विटर पर लिखा कि 28 जून को शाम में अमेरिकी फोर्सेस पर मुतादिद रॉकेट दागे गए, लेकिन कोई हलाक जख्मी नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि मौजूद अमेरिकी फौजियों ने तोपों के गोलों से जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अमेरिकी फौजियों ने ड्रोन से एक मिसाइल भी दागा जिससे एक हमला आवर जख्मी हुआ। कर्बी ने कहा कि रॉकेटों से 2 इमारतों को नुकसान पहुंचा, जबकि मुकम्मल नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा रहा। अमेरिकी फौज के इस बयान के कई घंटों बाद इसने शाम और इराक की सरहद के करीब ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशियाओं के ज़ेरे इस्तेमाल 3 अहदाफ को निशाना बनाया है। रॉकेटों और तोपखाने के लोगों का तबादला होता रहा। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने पीए के रोज ऑफिस में कहा था कि गुज़िश्ता रात इराक में अमेरिकी अमले पर हालिया हमले की जिम्मेदारी ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया ग्रुप्स के ठिकानों के खिलाफ फिजाई कार्रवाई की हिदायत की गई थी। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 222 रुपये 28 पैसे महंगा कर दिया गया, जिसके बाद एलपीजी के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत जो जून के लिए 1,666 रुपये 29 पैसे थी, अब 1,879 रुपये 57 पैसे कर दी गई है, जबकि नई कीमतें फौरी नाफिजुल अमल होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की फी किलो कीमत 18 रुपये 83 पैसे बढ़ गई है, जिसके बाद फी किलो एलपीजी की नई कीमत 160 रुपये 13 पैसे हो गई है। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। ईरान ने कोरोना की दूसरी मुकामी वैक्सीन लॉन्च कर दी। वजारत सेहत की जानिब से इस वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त मिल गई। तफसीलात के मुताबिक ईरानी वजारत सेहत ने कोविड-19 की दूसरी मुकामी वैक्सीन पास्टोर वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर सेहत सईद निमकी ने पास्टोर वैक्सीन की हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। याद रहे कि इससे कबल 14 जून को ईरानी महकमा सेहत ने मुकामी तौर पर तैयार करदा पहली कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दी थी। कोरोना वायरस के खिलाफ पहली मुकामी तौर पर तैयार करदा वैक्सीन को ईरान बरकत के नाम से सामने लाई गई थी। इस मौके पर वजीर सेहत ने कहा था कि दीगर मुकामी वैक्सीन पास्टोर और राजी पारस समेत फकरा नामी वैक्सीन को भी जल्द ही इस्तेमाल का इजाजतनामा मिल जाएगा। वाज़ेह रहे कि ईरान ने को ईरान नामी वैक्सीन का पहली बार इंसान पर टेस्ट 29 दिसंबर को किया था, जिसके मज़बूत नताइज सामने आए थे। इस वैक्सीन की पहली खुराक साइंसी इदारे के सरबराह मोहम्मद मुकबर की बेटी तैयबा मुकबर को रज़ाकाना तौर पर लगाई गई थी। 25 जून को ईरानी वैक्सीन का इंतजार करने वाले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने भी को ईरान वैक्सीन लगवाई थी। उन्होंने वैक्सीन लगवाने के बाद बयान में कहा कि मुझे डॉक्टर्स महीनों से वैक्सीन लगवाने का कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा था कि मैं ईरान की अपनी वैक्सीन तैयार होने का इंतजार करूंगा। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान टेलीविजन के सीनियर तरीन आर्टिस्ट जनाब मोहम्मद अनवर इकबाल बलोच का आज रज़ा इलाही से इंतकाल हो गया। अनवर इकबाल बलोच की तबीयत काफ़ी दिनों से नासाज थी, जिसके बायस वो इंतकाल कर गए। पाकिस्तान के सीनियर अदाकार अनवर बलोच की तबीयत काफ़ी दिनों से नासाज थी और बीमारी की वजह से कस्मा पुर्सी का शिकार हो गए थे। अनवर इकबाल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार थे, जिन्होंने उर्दू सिंधी के कई ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। ताहम ड्रामा सीरियल शमा ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया था। इसके बाद वो 1980 की दहाई के अव्वल में नसीम हिजाजी के जरिए दी लास्ट शॉप में अदाकारी के लिए गए थे। वो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक नामवर सियासतदान जनाब हाजी मोहम्मद इकबाल बलोच के बेटे थे, जिसने पाकिस्तान की आज़ादी में नुमाया किरदार अदा करने के साथ साथ पाकिस्तानी हुकूमत को गवादर बंदरगाह की अहमियत को भी उजागर किया। इन्हें पाकिस्तानी ड्रामा में जो काम करने का मौका मिला, उन ड्रामों में शामिल हैं शमा, आखिरी चट्टान, बाबुर, इश्क पीछा, दोस्ताए प्यार, पुल सिरात, रिश्ता अनजान सा और हिना की खुशबू वगैरह शामिल हैं।
मारूफ अदाकार हमजा अली अब्बासी ने बचपन की पसंद और प्रपोजल से मुतालिक गुफ्तगू मद्दाहों से शेयर की है। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में हमजा अली अब्बासी की जानिब से अपने बचपन और पसंद नापसंद से मुतालिक गुफ्तगू की गई। दौरान गुफ्तगू अदाकार ने इंकशाफ किया कि उन्हें 5वीं ग्रेड में एक लड़की पसंद आ गई थी। उन्होंने कहा कि जब 5वीं ग्रेड में था तो एक लड़की बहुत पसंद आई थी जो आर्मी पब्लिक मुल्तान की थी। मुझे नहीं समझ आता था कि बस वो मुझे अच्छी लगती थी। इस वक्त मैं बहुत मोटा था लेकिन इसके बावजूद खुद को बहुत हैंडसम समझता था। अदाकार का कहना था कि मैंने फूल लिया और इस लड़की को जाकर प्रपोज कर दिया। वो लड़की मुझे देखकर हंसने लगी और अपने दोस्तों को भी इसके हवाले से बताया। मुझे इस वक्त नहीं समझ आ रहा था कि वो क्यों हंस रही है, क्योंकि मेरे नज़दीक मैं बहुत हैंडसम था। अब जब भी इस वाक़े को सोचता हूँ तो बहुत हंसी आती है। मैं बहुत पुरएतमाद था। हमजा अली अब्बासी का कहना था कि लड़कियों के साथ बआसानी बात कर लेता था, हत्ता कि फ्लर्ट भी कर लिया करता था, लेकिन अब मैं ये सब नहीं कर सकता। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। दुनिया भर में मकबूल तरीन मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने एक और नया फीचर लॉन्च करवा दिया। वेब बीटा इन्फो की वेबसाइट ने इस हवाले से खबर दी है कि व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड बीटा वर्जन इस्तेमाल करने वालों के लिए व्यू वंस का फीचर मुतारिफ करवाया है। इस फीचर के तहत जिस शख्स को तस्वीर और वीडियोस मौसूल होंगी वो इन्हें चैट में एक बार ही देख सकेगा। अगर चैट बंद करके दोबारा खोली तो वो वीडियो और तस्वीरें गायब हो चुकी होंगी। व्यू वंस यानी एक बार देखने से मुतालिक इस फीचर के हवाले से भी कई रोज से खबरें सरगर्म थी कि जल्द ही ये सार्फिन के इस्तेमाल में होगा और अब ये इसे सार्फिन के लिए लॉन्च किया जा चुका है। वेब बीटा इन्फो के मुताबिक इस फीचर की आजमाइश का आगाज आज से बीटा वर्जन 2.2.1.14.3 के सार्फिन के लिए हो चुका है। आपके व्हाट्सएप अकाउंट में ये फीचर मौजूद है या नहीं, इसके पता लगाने का तरीका ये है कि जब आप तस्वीर और वीडियो शेयर करेंगे तो आपको ये व्यू वंस का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप इस ऑप्शन को मुंतखब करते होंगे तो वीडियोस और तस्वीर भेजेंगे तो वो शख्स इन्हें एक ही बार देख सकेगा, जिसके बाद आपको नोटिफिकेशन भी मौसूल होगा कि इस शख्स ने उन्हें देख लिया है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने दौरे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए टीम में शामिल ना करने पर खामोशी तोड़ दी। कौमी टीम के फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने कहा कि परफॉर्म कर रहा हूं, उम्मीद है टीम में वापस आ जाऊंगा। मुंतखब ना करने का जवाब तो सिलेक्शन कमेटी ही दे सकती है। वहाब रियाज ने कहा कि कारकर्दगी दिखाने के बावजूद टीम में शामिल ना होने का अफसोस है। एक सवाल के जवाब में फास्ट बॉलर ने कहा कि यूनुस खान और हसन अली के झगड़े का मीडिया पर ही सुना है। वहाब रियाज का कहना था कि दुनिया अपने सीनियर्स को अहम इवेंट में तरजीह देती है, देखते हैं हमारे यहाँ सेंटर का ख्याल आता है कि नहीं। वहाब रियाज ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप में शुएब मलिक समेत सीनियर क्रिकेटर्स हमेशा टीम की जरूरत होते हैं। अगर वो इस प्रेशर से भरपूर इवेंट पे साथ होंगे तो ज्यादा फायदा हो सकता है। अब ये सिलेक्शन कमेटी पर ही मुनहसर है कि वो क्या प्लान रखती है। उन्होंने कहा कि इंग्लिश कंडीशंस में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर फॉर्म करना आसान नहीं होगा, कामयाबी के लिए बहुत जान मारना पड़ेगी। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। रूसी दारुल हुकूमत में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई तो एक शहरी ने शाहरा को स्विमिंग पूल समझकर सैलाबी पानी में तैराकी शुरू कर दी। रूस जैसे सर्द मुल्क में भी हीट वेव ने शहरियों का जीना दोबार कर दिया है। मगरबी रूस का दर्जा हरारत 34.9 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा पहुंचा है, जिसके बायस रूस में शदीद गर्मी का 120 साल रिकॉर्ड टूट चुका है। गुज़िश्ता हफ्ते रिकॉर्ड की गई गर्मी पड़ने के बाद मॉस्को में शदीद बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ तो एक ही रोज में इतना पानी जमा हुआ कि सड़कें स्विमिंग पूल का मंजर पेश करने लगी। रूस के महकमा मौसमियात के मुताबिक मॉस्को में एक रोज में होने वाली बारिश पूरे महीने होने वाली बारिश का 70% है। शहरी इंतजामिया ने मौसम की बदतरीन सूरत हाल को देखते हुए शहरियों को घरों में रहने की दरख्वास्त की है, लेकिन इत्तबा के बावजूद शहरियों के नए सड़कों को स्विमिंग पूल समझकर इसमें तैराकी शुरू कर दी है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर एक वीडियो शेयर हुई जिसमें एक शख्स को शाहरा पर जमा बारिश के पानी में मजे से तैरता हुआ देखा जा सकता है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक शख्स आराम से चलता हुआ आया और फिर घुटनों तक जमा पानी देखकर छलांग लगाकर स्विमिंग शुरू कर दी। ट्विटर पर शेयर होने वाली वीडियो को अब तक 66,000 अफराद देख चुके हैं। सार्फिन की जानिब से वीडियो को देखकर दिलचस्प तबसरे भी सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया सार्फिन को खदशा है कि इतनी शदीद बारिश के बाद सड़कों पर जमा पानी में सीवरेज का पानी भी शामिल हो गया होगा, इसमें तैराकी करना मुज़र सेहत है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA।
यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।